हेलो एवरीवन, हम आज बात करेंगे नोड एंड द नोडल प्लेन। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक टॉपिक है, नोड एंड द नोडल प्लेन। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल और ऑर्बिटल वेव फंक्शन। मैं अपने वर्ड में लिखा हूं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल और ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अब हम बात करें कि ये नोड का बेसिक डेफिनेशन क्या है, जरा समझेंगे। नोड का बेसिक डेफिनेशन है ऐसा कोई ऑर्बिटल का ऐसा कोई रीजन, ऐसा कोई पॉइंट या ऐसा कोई सर्कल, ऐसा कोई प्लेन जिस पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हो, नोड कहलाता है ना। मैं क्या बोल सकता हूं भाई? पॉइंट सर्कल प्लेन, point circle plane at which the probability of finding electron is zero, known as node। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, नोन एज नोड। नोड को समझा दिया तो साथ साथ नोडल प्लेन को भी समझा दे रहा हूं, फिर हम नोड पे चलेंगे, टाइप पे चलेंगे। तो देखो अब मैं क्या बोलता हूं भाई, प्लेन। अब यहां देखें, प्लेन एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग is zero, that is known as नोडल प्लेन। हाँ समझे, वही डेफिनेशन है, बस अगर उसमें हम प्लेन की बात कर लें तो वो नोडल प्लेन कहलाएगा। टाइप्स ऑफ नोड। एक एटम में कितने तरह के नोड होते हैं? एक टाइप्स ऑफ नोड एक्चुअल में दो तरह के होते हैं। अब वो दो तरह में कौन कौन सा मैं पहले बताता हूं। हाँ, पहले नाम को हम लोग बोलते हैं रेडियल नोड, और दूसरे को बोलते हैं एंगुलर नोड। हाँ ना भाई। अब दोनों में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस ये समझिए कि मैं अगर रेडियल नोड बोलता हूं तो रेडियल नोड का क्या मतलब है। मैं इस रेडियल नोड को, और मजेदार बात, रेडियल नोड का एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, होता है, वो है नोडल सरफेस। और एक और मजेदार पॉइंट कि एंगुलर नोड के लिए इसके जो इक्विवेलेंटम है वो कुछ जगह नोडल प्लेन यूज किया जाता है, यही नोडल प्लेन कहलाता है। समझे? मतलब नोडल प्लेन भी एक टाइप का नोड ही है। तो हम लोग जब टाइप ऑफ नोड बोलते हैं तो एंगुलर नोड मतलब एक तरह से नोडल प्लेन के इक्विवेलेंट ही है, और जो रेडियल नोड है वो नोडल सरफेस के इक्विवेलेंट है। अब दोनों को कैसे समझें? पहले तो दोनों की संख्या, है ना, नंबर कैलकुलेशन पहले करते हैं, जरा समझेंगे नंबर कैलकुलेशन में कि अगर आप रेडियल नोड का नंबर निकालना चाह रहे हैं तो इसका नंबर कैसे निकलता है भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1 माइनस एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये लीजिए, ये इसका नंबर है। एंगुलर नोड का जो नंबर निकलेगा वो सिंपली एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। और दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो देखो, इन दोनों को सम करिए, इसको प्लस करोगे तो ये प्लस एल प्लस माइनस एल और प्लस एल कट जाएगा और n-1 हो जाएगा। ये टोटल नोड है। याद रखें क्या क्या है भाई, ये क्या है? टोटल नोड, ये टोटल नोड है। इसका मतलब ये हुआ, ये संख्या फिक्स है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये फिक्स है नंबर, है ना। इसको हम कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फिक्स दिख रहा है। लेकिन जब इधर बात करते हैं तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ हमको निकालना पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भी ये तो ठीक है, डेफिनेशन वाइज या कैलकुलेशन बड़ा इजी हो गया, हम समझ जाएंगे, कैलकुलेशन का क्वेश्चन हमसे हो जाएगा। पर हमको थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए कि नोड एक्चुअली किस टाइप का होता है। तो मैं इसको ना डायग्रामेटिक वे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जरा देखेंगे, मैं रेडियल नोड को पहले समझाता हूँ, रेडियल नोड को पहले समझाता हूँ, फिर एंगुलर नोड पे आता हूँ। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो खाली जगह है वो रेडियल नोड है। मैं आपको क्लोज दिखाऊं, ये जो खाली जगह है, हाँ, ये जो खाली जगह है इसमें, ये रेडियल नोड है। यहाँ ये 1s है, आप 1s का कैलकुलेशन कर लेना, 2s है, ये 3s है। तो ऐसे जो सर्कल में, ये सर्कल में जो खाली जगह बचता है, ये सर्कल में जो खाली जगह है, ये इसका रेडियल नोड है, ठीक है। यहाँ पर 2 खाली जगह है तो 2 नोड है, यहाँ पर 1 खाली जगह है अंदर तो 1 नोड है, यहाँ पर अंदर कोई भी खाली स्पेस नहीं दिख रहा है तो वो क्या है, 0 नोड, 0 नोड, यहाँ पर 1 नोड, यहाँ पर 2 नोड। ओके, अब मैं इसको कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ। हाँ, अगर मैं एस के लिए सोचता हूँ, 1s के लिए, तो 1s के लिए देखिए रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या था भाई, 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस इस के लिए 0, और ये होता है एल माइनस 1 था और ये 0, तो ये हो गया टोटल 0। यहाँ एक भी नोड नहीं है इसलिए यहाँ पर पूरा सर्कल घेरा हुआ है, ठीक है। दूसरा, जब हम रेडियल नोड की बात करते हैं इसमें 2s में, तो 2s को देखें भाई, 2s में कैसा होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2 और 2 माइनस 1, और s के लिए तो l होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये 1 रेडियल नोड है। तो इसलिए आप यहाँ देखेंगे एक वाइट घेरा दिख रहा है आपको अंदर में। फिर अगर 3s में चलें, तो 3s में चले तो और क्या होगा, 3s में देखें तो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और -1 -0, तो ये 2, तो यहाँ देखें 2 वाइट घेरा है, एक अंदर एक बाहर। तो इससे पता चलता है रेडियल नोड क्या है। और इधर जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ मैं ऑर्बिटल का साइज बढ़ाया हूँ, ये ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का छोटा बड़ा बड़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, ठीक है ना। इसको दिखा देता हूँ वापस, मैंने क्या किया भाई, जब यहाँ से यहाँ मूव कराया हूँ तो इसको हमने साइज क्या कराया, बढ़ाया है। और साइज बढ़ाया था लेकिन नोड भी साथ साथ बढ़ा है। और नोड कैसे, ये हालांकि ये अभी 2D डायग्राम है, तो 2D डायग्राम में कैसे दिखाई दे रहा है, 2D डायग्राम में केवल ऐसा सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन सर्कल नहीं, पूरा स्फीयर में है ये। अब एक पी ऑर्बिटल में भी डाउट आता है कि हाँ भाई पी ऑर्बिटल में कैसे होता होगा, चलो एक पी में भी सोच लेते हैं। सपोज करो पी ऑर्बिटल का डायग्राम में देखना चाह रहा हूँ, 2p है, तो कैलकुलेशन वाइज क्या होगा, 2 माइनस 1 -1, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2p में एक भी एक तरह से रेडियल नोड हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई 3p बोलता है तो 3p में कैसे भाई, तो जरा 3p का कैलकुलेशन देख लीजिए। 3p में 3 -1 -1, तो ये हो जाएगा 1 रेडियल नोड। अब कैसे 1 रेडियल नोड, तो 3p का बना रहा हूँ, इसका तो नहीं बनेगा, इसका बना रहा हूँ। तो जरा देखेंगे, मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाता हूँ। डायग्राम ऐसा, ये पी ऑर्बिटल सपोज कोई है, अब वो px है, py है, pz जैसा भी है, मैं सपोज px बना दिया, हाँ सपोज px है। तो जो रेडियल नोड है वो कैसा होगा, इस सेंटर से ये रेडियाई के अलाउंग होगा रेडियल नोड। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन सब जगह मिलेंगे, एक रेडियाई में एक सर्कल को छोड़ के। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ मिलेगा, यहाँ भरा हुआ मिलेगा, ऐसे पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए मिलेंगे, ऐसा ये लीजिए। लेकिन एक रेडियल पार्ट ऐसा छूट जाएगा, है ना, एक ये वाला पार्ट ऐसे यहाँ से छूटेगा, ये जो सर्कल पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सर्कुलर पार्ट है। हालांकि हमें हमेशा यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमको केवल ऐसा दिखेगा शॉर्ट में। तो ये पी ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में एक नोड हो गया। अगर पी में कोई दूसरा पी, जैसे 4p है, 4p में 2 नोड आएगा तो यहाँ पर 2 सर्कल दिखेगा। समझ गए उनके बात को। तो ये हो गया रेडियल नोड के बारे में। जब हम एंगुलर नोड के बारे में बात किए हैं तो एंगुलर नोड में क्या, कि एंगुलर नोड जब हम पढ़ते हैं उस समय याद रखिएगा हमने बात किया था ये L के बराबर होता है। जैसे कोई बोलता है पी ऑर्बिटल का, S का तो 0 होता है, पी ऑर्बिटल में कितना होगा, हमेशा एक एंगुलर नोड होगा, ठीक है, एक एंगुलर नोड होगा। तो एक एंगुलर नोड होगा, कैसे दिखता है वो, मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो px ऑर्बिटल सपोज है, मान लीजिए px है ये, तो px ऑर्बिटल में ये जो प्लेन है
जिसको हम लोग नोडल प्लेन भी बोलते हैं। ये जो नोडल प्लेन है, यही एक जो प्लेन है वो एंगुलर नोड है, यही नंबर ऑफ एंगुलर नोड है। यही जो प्लेन, ऐसा जो प्लेन पकड़ेगा वो प्लेन ही क्या होगा, एंगुलर। ये जो प्लेन कटेगा ऐसा, वो प्लेन ही एंगुलर नोड होगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ से यहाँ ऐसे चलाता हूँ, दिस इज पी वाई, तो पी वाई में ऐसे वाई के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा ये वाला, ये प्लेन इसका एंगुलर नोड होगा। सिमिलरली हम अगर पीजेड में चले तो ये पीजेड है मान लीजिए, तो पीजेड में ये जो यहाँ से यहाँ जो प्लेन गुजरेगा ये इसका एंगुलर नोड है। तो यहाँ पर एंगुलर नोड एक तरह से प्लेन ही होता है, इसलिए इसको सरफेस बोलते हैं और इसको प्लेन बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बात कर लेता हूँ, इसी में लगे हाथ, क्या समझेंगे, जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का और एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार डाउट होता है, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। एक होता है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्या है, उनको थोड़ा समझते हैं। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में जैसे सेंटर से ऐसे रेडियाई के अलोंग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसे चलूं तो इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेगा। और एंगुलर में क्या होता है, एंगुलर में किसी भी ऑर्बिटल में किसी एक पर्टिकुलर एंगल के रिस्पेक्ट में कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भर डेंसिटी होगा उसको हम लोग एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसको ऐसा, ये दूरी है r, है ना। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, जो रेडियल वेव फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है किसका, डिस्टेंस का। और जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है, एंगुलर वेव फंक्शन मान लीजिए ये, हम लोग इसको कैपिटल थीटा से दिखाते हैं, तो ये फंक्शन होता है थीटा का। हालांकि इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक और होता है, कभी कभी थीटा दो तरह से देंगे, तो थीटा में हम लोग एक फाई भी लेते हैं, कैपिटल फाई ऐसा, तो ये फंक्शन होता है फाई एंगल का। तो ये एंगुलर पार्ट है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एंगुलर वेव फंक्शन का पार्ट है और ये रेडियल वेव फंक्शन का पार्ट है। तो अब याद रखें, सेंटर से ऐसे रेडियाई के अलोंग जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ऐसे जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो कहलाता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। और हम ऐसे चल के एंगल में इतने एंगल से इतने एंगल में गए, तो फिर वो कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मिला, उसको हम इस दोनों पार्ट से दिखाते हैं। तो ये हो गया रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वेव फंक्शन को एक्स वाई जेड के सेंस में, एक्स वाई जेड के सेंस में श्रोडिंगर इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। लेकिन इससे हम लोग एटम के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत अच्छा नहीं दिखा पाते, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एंगल उसको हम लोग आर, थीटा और फाई के सेंस में डिफाइन करते हैं। यही हमारे लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैलकुलेट करने में मदद करता है और ऑर्बिटल वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टेशियन, है ना। इस वाले वेव फंक्शन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अलोंग, कोऑर्डिनेट के अलोंग। और ये जो पार्ट ऐसा इसको जिस आर, थीटा और फाई के रेस्पेक्ट में जब दिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो हम लोग ज़्यादा जब हाइड्रोजन एटम या कोई भी एटम की डिस्कशन करते हैं, तो हम जनरली पोलर कोऑर्डिनेट के इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक। कैसे, क्या होता, कैसे इक्वेशन दिखता कैसे है, मैं आपको दिखा दूं। पोलर कोऑर्डिनेट वाले इक्वेशन को देखेंगे कि इक्वेशन में ये जो वेव फंक्शन है ऐसा दिखता है, आर थीटा फाई इक्वल्स टू आर ब्रैकेट में स्मॉल आर डॉट ये थीटा और ब्रैकेट में स्मॉल थीटा, फिर डॉट फाई और ब्रैकेट में स्मॉल फाई। इस तरह से सिंपली आप दिखा सकते हो। तो ये जो पार्ट आया, ये कंप्लीट वेव फंक्शन है किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए या किसी भी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट है ये क्या बताता है भाई, ये बताता है हमको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन या रेडियल वेव फंक्शन, और ये दोनों क्या है, एंगुलर वेव फंक्शन।
रेडियल वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन का आगे। तो याद रखेंगे कि यहां जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जब देखते हैं तो अच्छा, ये रेडियल वेव फंक्शन याद रखना एन और एल पर डिपेंड करता है। रेडियल वेव फंक्शन एन और एल पर डिपेंड करता है। और ये क्या, ये किस पर डिपेंड करता है भाई? एन और एल के अलावा ये डिपेंड करता है एल पर, एम पर, है ना, या एम एल भी बोल दो, इन पर डिपेंड करता है। तो चलो ठीक है, ये हम लोग बाद में सोचेंगे। ग्राफ ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन, ग्राफ ऑफ रेडियल वेव फंक्शन। ग्राफ ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन तीन तरह से दिखाया जाता है। एक आर का, एक होता है आर स्क्वायर का, और एक होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। तीनों को अलग अलग बोलते हैं। किसके वर्सेस ग्राफ खींचेंगे? आर वर्सेस वही स्मॉल आर, ये आर वर्सेस स्मॉल आर, और वर्सेस स्मॉल आर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये रेडियल हमेशा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में खींचा जाता है। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? इस आर को, इस आर का नाम है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन। ठीक है, और इस आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से, तीसरा हिस्से को रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं जिसमें तीनों ग्राफ में वेरिएशन आता है। जैसे 2s है, आप कैलकुलेट करते रहना, 2s का आप कैलकुलेट कर चुके हैं वैसे भी। तो यहां से देखें, 2s के लिए पहले r वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ, ये स्मॉल r है। 2s में से आप कैलकुलेट करेंगे कितना नोड आएगा? रेडियल नोड 1। तो रेडियल नोड 1 आएगा तो क्या होगा भाई? ये ऐसे ऐसे एक बार क्रॉस करेगा। ये जो क्रॉस पॉइंट है यही क्या है? रेडियल नोड है, वन रेडियल नोड। जब हम इसमें आर स्क्वायर में आते हैं, प्रोबेबिलिटी याद रखिएगा, ये जीरो से ये नेगेटिव हो गया, जीरो से ये नेगेटिव की ओर भी गया, है ना। ये जीरो के बाद कहाँ गया? नेगेटिव की ओर। लेकिन ये वेव फंक्शन नेगेटिव हो सकता है, बट याद रखें कि जो आर स्क्वायर के अगेंस्ट हम जब ग्राफ खींचते हैं, आर स्क्वायर के अगेंस्ट, तो याद रखें ये जो आता है वो एक बार इसको टच करता है, फिर एक बार ऊपर जाके फिर ऐसे नीचे चल जाता है। तो हम इसको जो बोलते हैं, ये है, ये क्रॉस पॉइंट है, इसको नोड बोलते हैं, ये नोड है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव में नहीं आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी नेगेटिव नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कभी नेगेटिव नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की संख्या नेगेटिव नहीं होता, वेव फंक्शन एक बार नेगेटिव हो सकता है। जब हम 2s को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करवाते हैं तो वेरिएशन दिखेगा यहां से, हाँ, लगभग इसके जैसा ग्राफ दिखेगा, लेकिन आप देखना पिक का साइज अलग अलग दिखेगा, इस तरह से। ठीक है, जितना भी आर है, आर का जो ओवरऑल कॉमन रिलेशन होता है, पूरा लंबा चौड़ा इक्वेशन तो नहीं बता सकता ये, क्योंकि 1s के लिए इक्वेशन अलग होता है, 2s के लिए इक्वेशन अलग होता है, 3s के लिए अलग, हर ऑर्बिटल सेट के लिए इक्वेशन अलग अलग होता है। लेकिन कॉमन चीज ये है कि r प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस स्मॉल r, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है ना। मैं बोल सकता हूं r डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद स्मॉल r, विद स्मॉल r। और आप देख रहे हैं ग्राफ में कि जो r है वो डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली। लेकिन ग्राफ को समझिए, जैसे ये 1s का है, 1s का ग्राफ ऐसे आता है, जहां एक भी नोड नहीं मिलता, क्रॉस नहीं करेगा, ये r वर्सेस स्मॉल r है,
तो ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये डिस्टेंस सबसे कम मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाले पार्ट में सबसे मैक्सिमम होता है एस। एस का ग्राफ हमेशा देखना ऐसे आएगा, लेकिन जब पी में आओगे, पी में न्यूक्लियस में जीरो होता है ना। पी ऑर्बिटल कैसे दिखता है, ऐसा। पी में ये न्यूक्लियर पार्ट होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, जीरो। तो पी का ग्राफ हमको एक आध दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ। पी का ग्राफ हमेशा ऐसे से होगा। सपोज करो मैं 2p दिखाता हूँ, ये 2p है, ये 1s है, तो याद रखेंगे ये 2p है, तो ये ऐसे बढ़ के ऐसे जाएगा। हालांकि यहाँ भी रेडियल नोड जीरो होता है। अब नोड आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना, नोड मैं नहीं बताऊंगा अब। ये देखिए, तो हमेशा क्या होता है, न्यूक्लियस पर जीरो होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को समझे वेरिएशन को, कि ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे घट रहा है। तो ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, वेव फंक्शन भी उसी स्टाइल में। और ये न्यूक्लियस वाला पॉइंट बताता है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर सिर्फ एस ऑर्बिटल ऐसा है जिसका न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी तरह जीरो नहीं होता, लेकिन पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी तरह जीरो होता है। ये और खास बात नोट पॉइंट में लिख लेंगे इसको, ठीक है। और ये जो डिक्रीज है वो इसके बाद डिक्रीज, यहाँ शुरुआत से डिक्रीज दिख रहा है, इसमें कुछ देर बाद डिक्रीज होगा मैक्सिमम पॉइंट पहुंचने के बाद।